अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। सुबह का सितारा में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और खुशी खुशी अपने दिन का आपने आगाज़ किया होगा और करना भी चाहिए। वैसे नाज़रीन, जब हम खुश रहने की बात करते हैं तो क्या आपका ख़्याल है कि हमारे खुश रहने में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में किसका होता है? तो यकीनन आप लोग सोचेंगे कि हमारी दिल की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी मुस्कुराहट है वो भी हमारी शख्सियत में चार चांद लगा देती है। और कहते हैं ना कि स्माइल इज़ अ गिफ्ट, जो कि आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं, सबसे खूबसूरत तोहफ़ा होता है। लेकिन अगर आपके दांत ठीक नहीं हैं और दांतों की सफाई का अगर आप ख्याल नहीं रख रहे तो आप मुस्कुराने में भी हिचकिचाहट महसूस करेंगे। और जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती चली जाती है, अगर आप अपने दांतों की सफाई का या उसकी हाइजीन का या उनके मसले मसाइल का या उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इवेंचुअली जो हमारे दांत हैं या जो हमारी मुस्कुराहट है वो बहुत मुतासिर होगी। अच्छा, दांतों की सेहत से लेकर बहुत सारी मिथ्स भी मौजूद हैं, ख़ासकर जब हम इसकी हाइजीन की बात करते हैं, डॉक्टर पे जाने की बात करते हैं, डेंटिस्ट पर, तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि नहीं जी, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, स्केलिंग करवाएंगे, पॉलिशिंग करवाएंगे तो ये जो प्रोसीजर है ये आपके दांतों को कमज़ोर करता है। तो जो भी मिथ्स हैं, आज इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और आपके जितने भी सवालात हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दांत हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि आई बिलीव जिसको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारे साथ जनाब आज की गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी हमारा जो सुबह का नाश्ता है वही आई गेस कि एक बड़ी परसेंटेज है जो एम्प्टी स्टमक चाय पीना प्रेफर करती है। ख़वातीन चाय पीती हैं, मर्द कॉफ़ी पीते हैं या दोनों। उसके साथ साथ स्मोकिंग की भी एक बैड हैबिट है हमारे नौजवानों में भी और मर्दों में भी और औरतों में भी, हम देख रहे हैं। ये तीनों चीज़ें, चाय, कॉफ़ी एंड स्मोकिंग, जो सबसे बड़ा मसला हमारे दांतों के साथ इसके बाद होता है वो दांतों की पिलाहट का होता है। और जब आपकी दांतों की पिलाहट ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को बहुत मुतासिर करती है, तो कैसे इसकी सफाई का ख्याल किया जा सकता है? और ये तीनों चीज़ें ऑब्वियसली लोग कम तो करेंगे नहीं, फिर कैसे क्या किया जाए? इसमें जो आपने बताया कि पूछा है कि जो चाय, कॉफ़ी और जो सिगरेट है जी, देखिए, इसमें हम तो पहले एडवाइस करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि इसकी जो आप ले रहे हैं इसको आप कम करें, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं करते तो उसका क्या हल है कि एक तो 2 टाइम पे लाजमी ब्रश करें। और जब आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी, ये करता क्या है, ये सिर्फ उसका कलर चेंज करता है। लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, उसमें जो सिगरेट है और बहुत ज़्यादा जो कॉफ़ी इनटेक है, जो एनामल, जो दांत की आउटर सरफेस है उसकी वो एरोजन कर देता है, ठीक है। तो हम उसमें जो सबसे पहला तरीका क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि वो 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट करे और आफ्टर जो कॉफ़ी या चाय उसके बाद ब्रश लाजमी करे। सेकंड थिंग इज़ कि वो कंटिन्यू करता जा रहा है, उसके जो दांतों के ऊपर पिलाहट वो परमानेंट हो गई हुई है, तो देन फिर उसके बाद उसके डेंटल में जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर आते हैं, सबसे पहला जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर आता है वो स्केलिंग और पॉलिशिंग आता है, ठीक है। अगर पेशेंट को हम स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं और उसका जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट, अगर वो पेशेंट उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको फर्दर कोई ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्केलिंग और पॉलिशिंग करने के बाद भी पेशेंट कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाई विद माई जो स्माइल, तो जो उसका जो कलर है दांतों का, तो देन हम उसको टीथ वाइटनिंग की तरफ ले जाते हैं। जो टीथ वाइटनिंग है वो फिर इस तरह 2 तरह की है। एक टीथ वाइटनिंग वो है जो वो घर के अंदर ट्रेस आती हैं, पेन्स आते हैं उसके लिए। दूसरा जो टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर है वो इन ऑफिस करते हैं, उसमें 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। उसमें जेल लगा के और उसके साथ हमारे पास लेज़र टीथ वाइटनिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए उसको वाइटनिंग करते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हमेशा से हमने सुना है कि नहीं भाई डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। एक तो जो टूल्स होते हैं उसको लेकर एक ज़माने में बड़ी मिसकंसेप्शन होती थी कि नहीं जी ये तो उस तरह से बीमारियां हो जाती हैं या टूल्स। आई एम श्योर कि अभी मैंने खुद भी बहुत बार मेरा जाना हुआ है, तो वो
बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो एक मिथ है कि लोग इस वजह से नहीं जाते हैं, तो आई गेस कि ये भी आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, स्पेशली अगर आपके दांत जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। दूसरा, इसी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि जब हम पॉलिशिंग और स्केलिंग करवाएंगे उसके बाद हमारे दांतों की जो सेंसिटिविटी है उसमें कुछ अरसे के लिए फॉर अ वीक आई गेस शायद इजाफा होता है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ओहो देखा डेंटिस्ट के पास गए थे, पॉलिशिंग करवाई, स्केलिंग करवाई, अब तो दांत मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, जो आपने स्केलिंग और पॉलिशिंग का पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ है, ये इस रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। अच्छा, सेंसिटिविटी में तो इजाफा होता है जी, वो भी मैं उसको भी आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, स्केलिंग और पॉलिशिंग में हम करते क्या हैं कि जब दांत, आप ये देखिएगा, ये दांत है, ठीक है, ये मसूड़ है, ओके, ठीक है, ये मसूड़ है। अब जो दांत को कोई डिजीज लगती है, जो दांत की स्ट्रक्चर को लगती है, उसको हम कहते हैं कैविटी, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जी ये कैविटी है, ठीक है। ये ऊपर से भी लग सकती है, ये साइड से भी लग सकती है, ये साइड पे इस जगह भी लग सकती है, ठीक है। जो स्केलिंग और पॉलिशिंग क्यों करवाते हैं, जो उसके लिए कैलकुलस जमता है, वो दांत जहाँ पे बोन के साथ जुड़ा होता है उसकी साइड पे जमता है, ठीक है। जब इसकी ये दांत पे, ये देखें, अगर आप ये कैमरामैन शो करते हैं, ये देखिएगा, ये इसमें कैलकुलस लगा हुआ है। जब हम इसको रिमूव करता है डेंटिस्ट, जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास स्केलिंग पॉलिशिंग करवाने जाता है, तो जब ये कैलकुलस रिमूव होता है तो इसकी जो रूट्स हैं वो टेम्परेरी तौर पे इस पार्ट से एक्सपोज हो जाती हैं। सही। तो उसके बाद जब पेशेंट कोई ठंडी चीज़ लेता है, कोई चाय लेता है, तो वो इस स्ट्रक्चर पे जब जाके लगती है तो पेशेंट को ठंडा गर्म फील होता है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, ओके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर डेंटिस्ट, उसको एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उसको यूज़ करता है, तो 3 वीक से 4 वीक्स में जो ठंडा गर्म है वो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा मैं इससे रिलेटेड, क्योंकि हम कैविटी की बात कर रहे हैं, तो बड़ों में तो ये हम देखते ही हैं कि लापरवाही की वजह से उम्र के ख़ास हिस्से में कैविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं हमारी दांतों की सेहत को। लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन है, और बच्चों में कॉमन है, और उसकी जो रीज़न मैंने आज तक सुनी है अपने बचपन से लेकर अपने बच्चों के बचपन को भी देख रही हूँ कि भाई चॉकलेट खाने से आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। अब आई डोंट नो कि ये बातें शायद माओ ने बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा ना खाने की वजह से एक कहानी की सूरत में सामने आ चुकी है कि मीठा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी। क्या ये रीज़न बिल्कुल वैलिड है? दुरुस्त बात है कि बच्चे जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके दांतों में कैविटी या दांतों का ख़राब होना बहुत बढ़ जाता है? अच्छा, आपने जो मीठे की बात की, देखिए मीठा हम बच्चों में रोक नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है, ठीक है। अगर आप उसको पेरेंट्स मना भी कर देंगे कि आपने चॉकलेट्स नहीं खानी, कैंडी नहीं खानी, वो कहीं स्कूल से कैंटीन से ले लेगा, या उसके नाना या उसके दादा वो सारे उसको वो ले देंगे, वो कहेंगे यार आपको क्या है। हमने बच्चों को फोकस ये करना है कि जब उन्होंने चॉकलेट्स या कैंडी लेनी है उसके बाद उन्होंने कुल्ली करनी है और दांत लाजमी ब्रश करने हैं। होता क्या है, ये देखें, ये दांत की अल्लाह ताला ने ये सरफेस ऊपर ये बनाई हुई है, ठीक है। ये जो आपकी सरफेस अल्लाह ताला ने इसके ऊपर ये लाइंस डाली हैं, ये किस लिए हैं कि जब ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत से टकराएगा तो जो फूड है वो क्रश हो जाएगी। अब कैविटी बनती कैसे है, मेन आपको इस चीज़ को अगर ये समझ लग जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मीठा खाना मना नहीं है, मीठा लाजमी खाना है, लेकिन जब मीठा जो जमा रह जाता है वो कैविटी करता है, हाँ उसका। अब देखें, बच्चे ने जब चॉकलेट ले ली, जो आप इस सरफेस के ऊपर जो जम जाएगी, क्या करते हैं, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो जमी होती है चॉकलेट या कार्बोहाइड्रेट्स या बिस्किट वगैरह, तो उसको वो खा के अपने जिस्म से एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जब एसिड रिलीज करते हैं तो ये कैविटी बनना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप बच्चे को कहते हैं कि आपने चॉकलेट्स अगर आप दे रहे हैं या बिस्किट या केक वगैरह दे रहे हैं, तो उसके फौरी बाद इस एरिया को क्लीन कर ले, क्योंकि जो उसने मीठा खाया हुआ है वो तो पेट में चला गया, ठीक है। जो इसके ऊपर जमा रहेगा वो कैविटी करेगा। पहले ये मिथ ये क्लियर होना चाहिए, जो जमा रहेगा वो कैविटी करेगा। आप उसको बंद भी कर देंगे, फॉर एग्जांपल, वो तो मैंने आपको बताया ग्रोथ के लिए साथ साथ मीठा तो ज़रूरी है, ठीक है। अब वो तो बच्चा लेगा, वो किसी भी फॉर्म में ले सकता है, वो केक की फॉर्म में ले सकता है, वो बच्चा चॉकलेट की फॉर्म में ले सकता है, ठीक है। तो आपने उसको ये इंश्योर करना है कि बच्चे को कि उसने इसको क्लीन करना है। सेकेंड थिंग इज़ कि ये कैविटी जो लग जाती है, ये इसकी वजूहात मैंने आपको ये बता दी। मेन जो पूरे आप देखते हैं जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे बड़ा या पूरी दुनिया के अंदर मसला ये है कि प्रॉपर टाइम पे ब्रश नहीं करना, ठीक है। अब इधर हमारा क्या है कि हम सब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम दांत साफ़ करते हैं, दांत साफ़ करने के बाद
हम ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद कोई ऑफिस चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं या हम जॉब पे चले जाते हैं, तो जो नाश्ता किया था वो सारा दांतों की ये स्ट्रक्चर के ऊपर फंस गया, ठीक है, स्ट्रक हो गया। उसके बाद ब्रंच किया, वो दांतों के ऊपर फंस गया। उसके बाद आपने लंच किया, वो दांतों पे फंस गया। फिर इसी तरह इवनिंग में रात, हाँ, फिर रात तक जो खाया, रात को जो डिनर में आपने लिया वो फिर उसी तरह सो गए। फिर सुबह उठे, फिर सुबह उठ के क्या किया, रात उसने हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी, पूरी रात को क्या, जब आप पूरी रात सो के उठे, फिर उसके बाद आपने जब दांतों को साफ किया, तो और बड़ी जल्दी में करते हैं वैसे, वो जल्दी, हाँ, वो सिर्फ यानी 24 घंटों में, एग्जैक्टली, तो 24 घंटों में क्या हुआ, जब आपने साफ किया, ब्रेकफास्ट किया, तो 15 मिनट साफ हुए। तो सही टाइमिंग क्या है कि रात को ब्रश करके सोएं, उससे क्या है कि पूरी, हाँ जी, पूरे नींद की जो जब सोया हुआ है 8 से 10 घंटे वो दांत साफ रहेंगे। सुबह उठ के नमाज पढ़ी, कुल्ली की, फिर नाश्ते के बाद ब्रश करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम सुस्ती तो करते ही हैं हमारी दांतों की सफाई की, मैं बार बार बात कर रही हूँ, टूथब्रश भी नहीं हम चेंज करते जी, टूथब्रश भी नहीं चेंज करे, हमें नहीं पता कि हमें हमारे दांतों के लिए कौन सी सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, प्लस जो ब्रशिंग का एक प्रोसीजर है वो सही प्रोसीजर क्या है, वो कितने सेकंड से लेकर कितने मिनट्स तक होना चाहिए। सो ये 3 सवाल मैं पूछूंगी, और टूथपेस्ट का नाम लिए बगैर कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या हमारी दांतों की सेहत के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, और ब्रश कब चेंज करना चाहिए। अच्छा, जो टूथ पेस्ट का, मैं, आप देखिए, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स की आपको टूथपेस्ट उधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, जो टूथपेस्ट है मेन हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ टूथपेस्ट हैं जो बड़ों के लिए है, अडल्ट्स के लिए, कुछ टूथपेस्ट हैं जो बच्चों के लिए हैं। अब अडल्ट्स में 3-4 टाइप्स की हैं। एक तो जो जिनको कैविटी ज़्यादा लगती है, ठीक है, और ऐसी टूथपेस्ट जिनको ब्लीडिंग गम्स होते हैं। तीसरी टूथपेस्ट जिसमें अगर पेशेंट को सेंसिटिविटी है, अगर और टूथपेस्ट जो टीथ जिनके येलो रहते हैं, और स्मोकर्स के लिए। ये 5 टाइप्स की एडल्ट्स की टूथपेस्ट डिपार्टमेंट में तो मौजूद है। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपने कौन सी, यस। अच्छा, ये जो आइडेंटिफाई करना है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो वो जो टूथपेस्ट है, वो आपको डेंटिस्ट ने रिकमेंड की है कि नहीं की, ठीक है। अब बात ऐसे नॉर्मल पेशेंट हैं जिनको ना ब्लीडिंग का इशू है, ना उनको गम्स में कोई, दांतों में कोई कैविटी है, वो क्या करते हैं, वो जो सी मर्जी टूथपेस्ट ले लेते हैं और वो ले लेते हैं। तो बेस्ट इसका ये सलूशन है कि आप अपने डेंटिस्ट को जब आप चेकअप करवाते हैं तो उससे प्रिस्क्राइब करवाएं कि दांतों के मुताबिक कौन सी उनको टूथपेस्ट ज़रूरी है। आप देखिए, एक बंदा, एक वाली बात होगी ना, जिस तरह से ख़वातीन या हम लोग जब अपने शैम्पू की सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो ख़वातीन को बड़े अच्छे से पता होता है कि मेरे ड्राई हेयर हैं तो मुझे इसके लिए कौन सा शैम्पू लेना है, या अगर मेरे स्प्लिट एंड्स हैं तो मुझे इसके लिए कौन सा शैम्पू लेना है। तो इसी तरह अगर हम अपने दांतों के बारे में भी सोच रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम इतना सोच समझ के सिलेक्ट करते होंगे कि ब्लीडिंग गम्स है तो चले हम ये ले लें, अगर सेंसिटिविटी है तो अगर हम वो लें तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी हद तक मैनेज हो सकता है। अच्छा, ये जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल जो आप सिलेक्शन किया है वो टेम्परेरी तौर पे है। अच्छा। आपने परमानेंट क्या है कि जब अगर आपको ये इशू है, पहले अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं। फॉर एग्जांपल, वो जो उसको ब्लीडिंग गम्स है वो कैलकुलस की वजह से लगा हुआ है। अगर जो मैंने आपको ये बताया था, इधर कैलकुलस, जब तक वो इसको कैलकुलस को रिमूव नहीं करवाएगा, जितनी मर्जी वो ब्लीडिंग गम्स की टूथपेस्ट यूज़ करता रहे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड, आपने ये पूछा कि बच्चों के लिए, बच्चे क्या करते हैं कि जब जाते हैं फौरी जल्दी ब्रश कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या मैं रिकमेंड करूँगा, ये टाइमर आता है, सैंड टाइमर, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट्स का है, क्योंकि आप देखिए, आप वॉशरूम के अंदर वो स्टॉप वॉच तो रख नहीं सकते, ना ही कोई क्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि ये 2 मिनट्स के बाद ये सैंड इधर से ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चा इसको क्या करते हैं कि बच्चा जल्दी जल्दी करके निकल आता है, तो वो उधर इसकी ये इस पे उधर टाइमर ये रखते, फिर जब ये 2 मिनट्स के बाद एंड हो जाएगा तो फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ। ये बच्चों के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव भी है, उसको फॉलो भी कर, यानी कि जो टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट्स का होना चाहिए। और दूसरा इसमें एक तो ये टाइमर, दूसरा ये है कि बच्चों को अपनी सुपरविजन में ब्रश करवाएं। पेरेंट्स क्या करते हैं, सारे बिजी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल सारे बिजी होते हैं, तो उनकी मदर को चाहिए कि जब वो खुद ब्रश करें, बच्चों को अपने साथ खड़ा करें। और बच्चों को किस एज तक सुपरविजन में तो ब्रश करवाना चाहिए, जब तक बच्चा अपने जो लेसेस है शूज़ के वो खुद नहीं बंद कर सकता, उसको अपनी सुपरविजन में ये टूथब्रश करवाना चाहिए। मैं यहाँ पे एक ज़रूर किस्सा भी शेयर करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी आप भी उस हवाले से अवेयरनेस की बात ज़रूर करें। जैसा कि आपने पहली बात तो बोली कि बच्चों को अपनी सुपरविजन में ही टूथब्रश करवाएं। अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड
जिसका बेटा स्कूल गया और स्कूल से कॉल आ गई कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। सुबह भी बच्चे ने कहा कि मैं नाश्ता नहीं करके जाऊंगा और मुसलसल पेट में दर्द होने की बच्चा शिकायत करता रहा है। उसके बाद जो डॉक्टर पे ले गए, आइडेंटिफाई किया कि कुछ खाया भी नहीं हुआ, रात को भी ऐसे घर की ही चीज़ खाई। लेकिन जब टूथपेस्ट देखी गई तो वो बच्चे ने बताया कि वो उसने अपने पेरेंट्स की यूज़ की थी और बच्चे एक्चुअली स्वॉलो कर जाते हैं, वो ठीक से माउथ वॉश नहीं कर पाते अगर कोई उनकी सुपरविजन ना कर रहा हो। और वो अगर आप देखें तो बहुत सारी टूथपेस्ट के पीछे लिखा होता है कि ये आपने इससे कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल उनको नहीं करवानी है, और अगर वो एक ख़ास पोर्शन उसका ले लें तो बच्चे को बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। खैर उस बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब हुई, हॉस्पिटल भी ले जाया गया, दैन ही रिकवर्ड लेटर ऑन। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को जो बच्चों वाली टूथपेस्ट मार्केट्स में बड़ी अवेलेबल होती है उनकी एज के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को देनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो जो बच्चों की जो टूथपेस्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उनमें जो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है वो इतनी कम है कि अगर बच्चा उसको स्वॉलो भी, क्योंकि तो आप देखिए ना नुकसान होगा। हाँ नुकसान, हाँ, छोटा तो बच्चा नहीं जानता कि माउथ वॉश कैसे करना है। तो इसलिए जब बच्चा 6 मंथ का होता है जब तो उस टाइम उसके सामने के 2 दांत दूध वाले निकलते हैं, तो उसी टाइम पे मदर उस टाइम उसकी ब्रशिंग उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। उसमें ब्रश मिलते हैं वो जो फिंगर के ऊपर आप मदर चढ़ा लेती है आगे, एग्जैक्टली वो आपको इजीली अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। उससे आप स्टार्ट करते हो, जब वो 2.5 साल में सब ऊपर के 10 दांत नीचे के 10 दांत आ जाते हैं तो देन फिर प्रॉपर। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी पर्सनालिटी में आई थिंक एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होती है, स्पेशली अगर हम किसी से मिलते भी हैं और हम ऐसे बंदे के करीब बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जिसके माउथ से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ का जो इशू है वो अक्सर लोगों को होता है। और वो अक्सर कहते हैं कि नहीं हम टूथब्रश भी कर रहे हैं और क्लीनेंस का ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही ऑकवर्ड स्मेल आती है और कोई ऐसे इंसान के पास बैठना पसंद नहीं करता। उसकी रीजंस क्या हैं और इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है? जो मेन जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो दांतों के अंदर मैंने आपको बताया जो मेन डिजीज़ हैं, एक है कैविटी, ठीक है, एक है कैलकुलस। आप मोस्टली देखिएगा जिनके ये कैलकुलस दांतों की इनर साइड के ऊपर जमा होता है उनके मुंह से स्मेल आती है। पहली एक रीज़न ये है, ठीक है। सेकंड थिंग इज जिनके मुंह के दांतों के अंदर कैविटी है, अगर उसको वो फिल नहीं करवाते, जो अंदर खाना फंसा रहता है और उसके बाद वो क्या जब काफ़ी दिनों के लिए अंदर फंसा तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। थर्ड कि अगर 2 दांतों के दरमियान अगर खाना फंस जाए, अगर वो पेशेंट के दांतों में स्पेस है और खाना फंस रहा है और वो ब्रश भी कर रहा है, जैसे आपने बताया ब्रश कर रहा है फिर भी स्मेल आ रही है, तो वो जो खाना अंदर जमा रहता है वो ब्रश से नहीं निकलेगा, वो उसके लिए डेंटल फ्लोस यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ बात, पेशेंट्स को एसिडिटी का इशू होता है, और बात जैसे स्मोकर्स हैं उनके भी मुंह से बहुत स्मेल आती है। और सबसे हम क्या करते हैं कि ज़ुबान के ऊपर भी ब्रश नहीं करते, बात जैसे कुछ खाना खाया हो, जैसे दूध पिया हो, वो भी अगर जमा रहे तो उस वजह से भी स्मेल आती है। तो ब्रश का वही हिस्सा जो हम अपने दांतों के लिए यूज़ करते हैं वही हमने हमारी ज़ुबान के लिए यूज़ करना है, इसके या अक्सर कुछ स्पेशल ब्रशेस भी मौजूद हैं। सम टाइम अगर आपके पास उसको जो टंग क्लीनर्स आते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप हाँ जी वो आप वो कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है आप ब्रश को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो दांतों का टेढ़ापन है ये भी मैं आजकल मैं देखती हूँ कि पहले ज़माने में तो कहती हैं कि बड़ा होएगा तो ठीक करा लांगे, लेकिन अभी की माएँ आई एम ग्लैड कि बड़ी कॉन्शियस हैं, वो ख्याल रखती हैं। टेढ़ापन इसकी एक तो वजूहात क्या है, जेनेटिक्स हैं, और किस उम्र में, क्योंकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा, हमारे आसपास के लोग नहीं छोड़ते हैं, वो बात नहीं करते हैं, बच्चों के सामने कह देंगे कि आहा इसके दांत ख़राब हैं, टेढ़े हैं, क्यों हैं, और पर्सनालिटी और फिर बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा इसमें शैटर्ड होता है। इसमें मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो टीनेज बच्चे भी हैं, जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, वो ट्रीट नहीं पेरेंट्स करवा रहे होते समटाइम। इसके रीजंस क्या हैं और किस उम्र में ब्रेसेस या वायरिंग करवा सकते हैं? अच्छा, एक तो आपने रीज़न बता दी, जो मेन रीज़न है वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी। ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स में फादर या मदर के दांत टेढ़े हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जो बच्चे आगे होंगे उनके दांत टेढ़े होंगे। सेकंड जो इसकी रीज़न है वो अगर बच्चा रात को सो रहा है और अगर उसका मुंह खुला रहता है, इसको बोलते हैं माउथ ब्रीदिंग, ठीक है। अगर उसकी क्या वजह है कि उसकी नाक कहीं से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है या उसको साइनसिस का इशू है। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चे को वो लेट सो रहा है या बड़ा कोई सो रहा है, उसका मुंह खुला हुआ है, तो आप देखिएगा लाजमी उसके सामने के दांत बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या ENT को कॉन्टेक्ट किया जाए। थर्ड ये है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चा फीडर काफ़ी देर लेता रहा है या पेसिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा है लॉन्ग टाइम के लिए,
ठीक कितने है? अरसे के लिए? क्योंकि बहुत बात नॉर्मली ऐसे मैं भी देख हैं रही जो होती हूँ 10 years तक भी ओह, बच्चे yes, थम सकिंग suck करते कर रहे हैं। हैं, पेसिफायर तो बड़ा कॉमन हाँ है। एग्जैक्टली तो उससे भी सामने वाले दांत जो है ऊपर वाले बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन डॉक्टर साहब कितने अरसे के लिए अगर पेसिफायर यूज़ करना है तो वो बच्चों को हम दे सकते हैं? देखिए जो पेसिफायर है इसका वैसे रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए मदर्स जो जॉब गोइंग होती हैं या मतलब फिर बच्चे को मुझे थोड़ा सा हाँ करने के सूट लिए करने तो के लिए। उसके लिए उसको रिकमेंड करते हैं। वैसे अगर बाद ऐसे भी बच्चे बाद दफ़ा हम ट्रीटमेंट के तौर पे जिनकी सकिंग पावर कम होती है तो देन उसमें हम वो पेसिफाई ठीक दे है, सकते now हैं। coming back हाँ to your एग्जैक्टली। answer. और अगर वो जो टेढ़ेपन का कि उसकी क्या वजूहात हैं, अगर बच्चा के जो दूध वाले दांत हैं वो काफ़ी अपनी एज पे गिरने होते हैं, हर एक दूध वाला दांत अपनी एज पे गिरता है। अगर वो काफ़ी देर तक अंदर रहे दांतों के अंदर तो क्या होगा कि जो परमानेंट नीचे से दांत आते हैं वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ उसके निकल आएंगे, तो उससे भी टेढ़ापन आ जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे ये पेंसिल वगैरह पेन वगैरह को कंटिन्यू बाइट कर रहे होते हैं या ज़ुबान बाद सामने वाले जो फ्रंट के दांत हैं उनको पुश कर रहे होते हैं, उससे भी दांत सामने वाले बाहर आ जाते हैं। फिर एक्सीडेंटल केसेस हैं, बच्चा अगर स्कूल से गिर गया है, बाईसाइकिल चलाते हुए कहीं पे गिर गया तो सामने वाले दांतों पे जब चोट लगती है तो वो भी सामने वाले दांत टेढ़े हो जाते तो हैं। ऐसे किसी भी एक्सीडेंट में जिनका दांत टूटता है वो दोबारा ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं? देखिए हाँ, जो दांत टूट गया है, देखिए अगर वो देखना पड़ता है जो दांत गिरा है वो दूध वाला दांत गिरा है या परमानेंट गिरा है। Okay. ठीक है, अगर वो दांत टूट गया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर सम टाइम अगर वो दांत बोन के अंदर से नीचे भी निकल के गिर गया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको दोबारा फिक्स कर सकते हैं बोन के अंदर। बाकी आपने जो ट्रीटमेंट के बारे में आपने पूछा वो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर दांत सीधा करने की 2 ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर भी जो आपके पास है ये भी अगर आप हम शेयर करें। हाँ जी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पूरी दुनिया में दांत सीधा करने की 2 ट्रीटमेंट है, ब्रेसिस या अलाइनर्स। ब्रेसिस में हमारे पास ये मेटल ब्रेसिस हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा कॉमन स्कूल के बच्चों ने भी लगाए होते हैं, बड़ों ने भी लगाए होते हैं। ठीक है, दूसरा जो ट्रीटमेंट पूरी दुनिया के अंदर है वो सिरेमिक ब्रेसिस हैं। ठीक है, ये होते हैं मेटल ब्रेसिस की तरह ही काम करते हैं लेकिन इनका कलर वाइट है, ये ट्रांसपेरेंट है। सम टाइम ये जब आप मोस्टली ये दांतों पे लगे हुए फील नहीं होते। लेकिन और जो तीसरे ब्रेसिस हैं, ये जो मेटल ब्रेसिस जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं ये दांतों के इनर साइड पे ऐसे लगे होते हैं, उसको लिंगुअल ब्रेसिस कहते हैं। और फोर्थ वन बाद कंट्रीज में गोल्ड ब्रेसिस भी होते हैं। ठीक है, अच्छा जो ये एक ब्रेसिस है। आजकल जो पूरी दुनिया के अंदर जो दांत सीधे होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको अलाइनर्स कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इनविजिबल प्लास्टिक की शीट्स हैं जो दांतों पे पहनी जाती हैं। तो मैं अभी इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करती हैं और कहाँ से मिलती हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन से ब्रेसेस लगवाने चाहिए। ठीक है, फिक्स लगवाने चाहिए या रिमूवेबल लगवाने चाहिए, जो अलाइनर्स लगवाने चाहिए। पहले मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये जो मेटल ब्रेसेस हैं ये फिक्स हैं, ये रिमूवेबल हैं। ठीक है, इसके लिए बार बार जो ब्रेसेस है इसके लिए बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। इसमें हम क्या करते हैं कि बॉक्स जब डेंटिस्ट के पास या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जब पेशेंट जाता है तो पूरा बॉक्स उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो उसने खुद वो लगाने होते हैं। थर्ड ये कि इसमें इसको उतार के जो मर्जी पेशेंट खा पी सकता है। ठीक, इसको आप जब पहनते हैं इसमें खाने में एक तो डाइट रिस्ट्रिक्शन है, इसमें साथ ब्रशिंग का इशू है। इसमें आप रिमूव करके आप इजीली इसे खा सकते हैं। इसके जो ट्रीटमेंट रिजल्ट हैं ये अलाइनर्स के आपको ट्रीटमेंट से पहले दिखा देते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट जब कंप्लीट होगी आपके दांत कैसे नज़र आएंगे। इसमें ट्रीटमेंट रिजल्ट हम दिखा नहीं सकते। ये जो ब्रेसेस हैं ये पेनफुल होते हैं, ये पेनफुल नहीं है। इसमें मुंह से स्मेल भी आती है, इसमें कैविटी लगने के भी चांसेस हैं, इसमें दांतों के अंदर अल्सर भी हो जाते हैं। और इसमें ये है ये इसमें टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का ज़्यादा है। इन शॉर्ट ये है कि जो ब्रेसेस हैं ये दांत सीधा करने की पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो ये अलाइनर्स है ये दांत सीधा करने की नई टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले टच, लेकिन जो रिजल्ट है रिजल्ट दोनों के 100% है और टाइम इसमें इसका जो अलाइनर्स का वो कम है क्योंकि इसमें आफ्टर एवरी 15 डेज आपने ट्रे चेंज कर लेनी होती है। इसमें आप 1 मंथ के बाद आप जाके विजिट करते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले बटनों वाले मोबाइल थे, अब टच मोबाइल आ गए में। पहले टीवी होते थे, अब LCD आ गया हुआ है। पहले AC होते थे, अब इन्वर्टर आ गए में। देखिए AC भी ठंडक कर देता है, इन्वर्टर भी करता है, मगर उसमें क्या बिजली का बिल। इसी तरह तो ये वाला है, ये दांत सीधा करने की नई टेक्नोलॉजी है। इसमें ये किस तरह काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले क्या होता है, आप ये पहली बात है ये ऑनलाइन नहीं मिलते बॉक्स। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। जो
का स्पेशलिस्ट है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, जैसे आईज का डॉक्टर है उसको आई स्पेशलिस्ट कहते हैं, हार्ट वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, इसको हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करेगा, आपने अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके वो क्या करेगा, आपके सबसे पहले दांतों की एग्जामिनेशन करके फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके आपके दांतों का साइज लेगा। ये हर पेशेंट का डिफरेंट बनता है, अगर क्योंकि बाद हर पेशेंट की जो टेढ़ेपन का जो इशू है वो डिफरेंट है, किसी के आगे पीछे या किसी के दांतों के दरमियान स्पेस है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों के दूध के दांत टूटने के बाद किस एज में हम इस तीनों में से किसी भी प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं? देखिए, जो ये ब्रेसेस और अलाइनर्स है ये 13 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे पहले नहीं उससे होगा। हाँ, अगर उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि दांतों के पेशेंट का जॉ आगे या पीछे है या जॉ स्केलेटन ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको फौरी चेक करवाएं। 13 साल में सिर्फ ब्रेसेस और अलाइनर्स लग सकते हैं। पहले तो वो होता था ना कि 2-2 साल ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो अभी की जो नई आप अलाइनर्स बता रहे हैं, और ये अब ड्यूरेशन कम हो चुकी है, इसमें रिजल्ट्स पहले आ रहे हैं, ड्यूरेशन भी कम होगी हुई है, दूसरी कंफर्टेबल है। दैट्स अमेजिंग। और बहुत सारी बातें थी जो मुझे आपसे मजीद भी जानी थी दांतों की सेहत के हवाले से, लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम कम था डॉक्टर उमर फारूक साहब, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी बातें आज हमें सीखने को मिली हैं। हमारी दांतों के जो मसले मसाइल हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आई एम श्योर कि आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।